दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मयूर 90.8 FM। सुने अपने दिल की आवाज और मैं हूं आपका दोस्त आरजे अभिनंदन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश में कोरोना की दूसरी लहर काफी भयावह रूप ले चुकी है और इसमें छपरा शहर भी कहीं अछूता नहीं है। लगातार अगर हम देखें तो छपरा शहर में भी पॉजिटिव मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ती दिख रही है। ऐसे में छपरा खुद को सुरक्षित रखने के लिए कहीं ना कहीं हमें अब भी मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग रेगुलर वे में करना होगा और खुद को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकता है छपरा। अगर आपको कोरोना से फाइट करना है तो खुद को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। इसी क्रम में हमने एक मुहिम की शुरुआत की है और इस मुहिम का नाम है छपरा फाइट अगेंस्ट कोरोना। दोस्तों, इस मुहिम में हम लोग उन लोगों से बात करने वाले हैं जो कोरोना से जंग जीत चुके हैं और इसी क्रम में हमसे खास बातचीत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर सुनील शर्मा। आइए सुनते हैं ये खास बातचीत। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम। धन्यवाद। कैसे हैं सर? सबसे पहले बताइए आप। बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले तमाम रेडियो मयूर के श्रोतागण को मेरा नमस्कार जी। और अभी छपरा के माहौल पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती दिख रही है। देखिए, लॉकडाउन है तो अब हम लोग ये सोच सकते हैं कि पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब धीरे धीरे कम होगी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि लॉकडाउन कितना इफेक्टिव है ये मायने रखता है जी। तो ऑलमोस्ट 80% और मोर देन 80% हम कहेंगे कि लॉकडाउन सफल है। लेकिन अभी भी कुछ तत्व ऐसे हैं और कुछ नोटोरियस पीपल हैं जो बिना मतलब अगर जरूरत है तो आप बिल्कुल बाहर जाएं। एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें जो टाइमिंग है उसके अनुसार खुली ही है, आप जाएं। लेकिन जब तक एक्सट्रीम जरूरत नहीं हो तब तक बाहर ना निकलें। ये मेरी अपील है पूरे श्रोताओं से और पूरे छपरा वासियों से। सर, कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे, पिछले साल की तरफ आगे बढ़ेंगे तो उस समय एक ऐसा आ रहा था कि कोरोना की दवाई कहाँ से आएगी, क्या कुछ सुटेबल होगा, आप इंग्लिश दवा खा सकते हो, होम्योपैथी की तरफ जाए, या फिर कई सारे लोग कह रहे थे कि आयुर्वेद भी काफी कारगर होगा। तो अभी के परिवेश में आप क्या कहना चाहेंगे? बीइंग ए होम्योपैथिक डॉक्टर आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? देखिए, सबसे बेसिक चीज है कि आज तक जितने भी रिसर्च और डेवलपमेंट हुए हैं उनके अनुसार अभी तक कोई सटीक वायरस के लिए कोई ड्रग बना नहीं है, चाहे वो एलोपैथी की बात करें या फिर होम्योपैथी की बात करें या फिर आयुर्वेद की बात करें। हाँ। तो इन सभी चीजों में और सभी पैथी का एकमात्र और जो मोटिव है वो यही है कि आपके अपने इंटरनल इम्यून को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग किया जाए, वही आपको इस बीमारी से बचा सकता है और उससे लड़ सकता है। तो इसके लिए तरह तरह के चीजें एलोपैथ में भी हैं, होम्योपैथ में भी हैं, आयुर्वेद में भी हैं। और ये तो सबसे अच्छी बात है कि इस समय हम किसी पैथी स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहे हैं, ना एलोपैथ स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं, ना आयुर्वेद स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं, ना होम्योपैथ स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं। सभी लोग मिल के लगे हुए हैं और मिल के लगने से अच्छा आउटकम आ रहा है। जहां जिसकी जरूरत है, अगर आपको लगता है कि नहीं कि होम्योपैथी का ड्रग भी लेना चाहिए तो आप साथ में एड ऑन कर सकते हैं। जो भी आपकी एलोपैथिक की दवाइयां जो प्रोटोकॉल के अनुसार जो चल रही हैं उसके साथ में आप एड ऑन कर सकते हैं होम्योपैथी को भी। ये भी आपको सपोर्ट करेगा। आयुर्वेद का अगर मन करता है तो आयुर्वेद में भी ऐड कर सकते हैं, वो भी आपको हेल्प करेगा। तो बेसिक आउटकम के पीछे सब लोग हैं, चाहे वो एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो या आयुर्वेद हो, सब लोग एक बेसिक और बेटर आउटकम के पीछे हैं कि मरीज मेरा किसी तरीके से ठीक हो। जी। एक चीज और है सर, कहीं ना कहीं अभी अगर हम हल्के फुल्के भी कुछ चीजें दिखाई दे रही है, जैसे कि कफ एंड कोल्ड है, फीवर है, हल्का सा सर भारी हो रहा है, तो बहुत सारे लोग उसको नेग्लेक्ट भी कर रहे हैं कि नहीं यार, इसमें भी कि कुछ छोटी मोटी बीमारियां होंगी, टाइफाइड होगा। और क्या इस पे आप कहना चाहेंगे कि छोटी मोटी चीजों को भी आप अगर नजरअंदाज कर रहे हैं तो वो आगे में भी वो कोरोना हो, इसलिए आपको डॉक्टर के पास पहले जाना चाहिए? देखिए, एक क्लियर कट चीजों को मैं थोड़ा सा एकदम बता देना चाहता हूँ। वो ये है कि देखिए, बहुत सारी बीमारियां हैं जो पहले भी होती थी और आज भी हैं, ठीक। लेकिन अभी तक का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये कहता है, चाहे वो अब्रॉड के रिसर्च हो या फिर इंडियन गवर्नमेंट के रिसर्च हो, ICMR के गाइडलाइन हो या फिर जितने भी बॉडी जो इसके रिसर्च बेस्ड में, क्योंकि ये नया वायरस है और इसके साथ हर दिन कुछ न कुछ अपडेट आते रह रहा है। तो अभी तक का रिसर्च बेस्ड जो एनालिसिस वो ये कहता है कि किसी भी तरीके का फीवर अगर आपको है, बी इट बिकॉज ऑफ द फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, गैस्ट्रोएंटाइटिस, व्हाटएवर द प्रॉब्लम इज, चाहे वो के चलते किसी भी तरीके से अगर फीवर आपको आता है
तो हम एक ही चीज मानेंगे इसको, वो है कोविड। हाँ। ये गाइडलाइन है कि आप उसको कोविड माने। लेकिन कोविड मान के आप एकदम से घबरा नहीं जाइए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। हाँ। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। ये हो सकता है कि ये सामान्य बीमारी हो, लेकिन जी। पहले हम ये मानेंगे कि ये कोविड ही है। ठीक, पहले कोविड ही। तो अब कैसे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे डे टू डे प्रैक्टिस में? तो डिफरेंशिएशन का कुछ कारण आपको हम बता देते हैं, जो घर में आदमी सोच के एनालिसिस कर सकता है कि एग्जैक्टली कोविड ही है या फिर कुछ और भी है। तो उस एनालिसिस में अगर हम आते हैं तो उसमें ये है कि सपोज करिए कि कहीं भी आप किसी कोविड पेशेंट से एक्सपोज होते हैं, कहीं से अगर आपको संक्रमण होता है, चाहे वो मार्केट से हो या कहीं और प्लेस से हो, वट एवर इट इज, तो कहीं से भी अगर संक्रमण होता है तो पहले 3 दिन तो आपको कुछ पता ही नहीं चलता है। यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली आई एम सफरिंग फ्रॉम द कोविड और नॉट। तो पहले 3 दिन, क्योंकि 3 से 5 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उसमें वायरस रेप्लिकेट होता है इन योर थ्रोट। और जो पैरानेजल फेरिंग्स है उसके अंदर, नाक के अंदर की जो नली जाती है उसके अंदर, क्योंकि आप इनहेल करते हैं इस वायरस को। जैसे ही वैसे प्लेस में अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं तो आप इस वायरस को इनहेल करते हैं, तो मतलब नाक के थ्रू जब ऑक्सीजनेशन होता है उसके थ्रू आप जाते हैं जी। तो पैरानेजल कैविटी में ये जाके सेटल डाउन हो जाता है और वहां पे वो अपनी संख्या रेप्लिकेट करता है, संख्या बढ़ाता है। तो पहला फर्स्ट 3 to 5 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड माना जाता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड में आपको किसी तरीके के साइन एंड सिम्टम नहीं आएंगे। अब आते हैं उसके बाद बढ़ते हैं। जैसे ही किसी में 3 दिन के बाद ही सिम्टम डेवलप हो जाते हैं, किसी को बुखार या बॉडी एक, स्मेल का जाना, ये सारी चीजें जो कॉमन परेशानियां हैं वो चालू हो जाती हैं। तो जैसे ही जिस दिन से आप फीवर आता है, एक क्लियर कट दिमाग में बैठा लें कि जिस दिन से आपको फीवर आता है उसको आप डे 1 मानिए। डे 1 से फीवर। अब उसके साथ जो एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट प्लान है, सपोज करिए कि अगर आपको फीवर आता है, फेरेंजाइटिस है, टॉन्सिलाइटिस है, ओटाइटिस मीडिया है, या किसी तरीके का स्नीजिंग है, या फिर किसी तरीके का जुकाम है, तो ये सारी चीजों का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो है वो आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे अब प्रोटोकॉल में तो है, इसमें एजिथ्रोमाइसिन भी है, डॉक्सीसाइक्लिन भी है, जो एलोपैथिक ड्रग्स हैं। हम लोग के होम्योपैथ में भी बहुत सारे ड्रग्स हैं, जैसे आर्सेनिक एल्बम है, फिर ब्रायनिया एल्बा है, जस्टिसिया एथाटोडा है। तो ये सब जो ड्रग है उससे आप थेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक क्लोज आई रखनी होगी। एक तो सबसे पहले कि अगर इस तरीके का फीवर या सिम्टम आता है तो वैसे ही आप अपने आप को तुरंत आइसोलेट करिए, ताकि फैमिली के बाकी लोग उससे संक्रमित ना हो। और इस फर्स्ट डे से, जिस दिन आपको फीवर आया, उस फर्स्ट डे से 5वें दिन तक, 5th डे तक, आप जो भी मेडिकेशन आपका है सिम्टम के अनुसार, जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं, तो उस सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के अनुसार आप दवाइयां लेते रहें। अगर इसमें 5वें दिन तक अगर फीवर आपका, उसके पहले अगर 2-3 दिन में फीवर खत्म हो गया तब तो ठीक है, आप बिल्कुल ठीक हैं, फिर आप आइसोलेशन में 14 दिन रहें और 14 दिन बाद ही अपने परिवार के संपर्क में आए। लेकिन अगर तीसरे दिन से अगर बुखार नहीं उतरता है, चौथे दिन भी नहीं उतरता है, तो 5वें दिन, जैसे अभी तक का जो गाइडलाइन है वो है स्टेरॉयड को बोला जा रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में, और हम लोगों ने भी देखा है, हम लोगों में होम्योपैथी में भी कुछ स्टेरॉयडल ड्रग्स हैं। तो आपको एकदम से, अच्छा, शुरू से ही जिस दिन फीवर आता है उस दिन से ही आपको किसी न किसी अपने फैमिली फिजिशियन के कंसल्ट में रहना है। आप ओवर टेलीफोन ही रहें, अपने सिम्टम को बताएं और उनसे उनका जो दिया हुआ परामर्श है उसको बखूबी लागू करें और उसके अनुसार ही रहें। तो जैसे ही चौथे 5वें दिन से आपके ट्रीटमेंट में चेंज करना होगा। हो क्या रहा है कि हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि फीवर अब कम हो जाएगा, फीवर आज कम है, दवाइयां कम हो रहा है, तो ये, और इसमें क्या होता है कि व्हेन द मींस ब्रोंकस में जब इन्फेक्शन डेवलप होता है, ब्रोंकस में जब डेवलपमेंट होता है, तो उस ब्रोंकस में डेवलपमेंट के साथ ही आपका जो प्रॉब्लम है वो काफी तेजी से बढ़ता है। तो इन सब प्रॉब्लम के बाद में 4-5 दिन, 3 दिन जो है वो बहुत क्रूशियल होता है। आपको एकदम से उस पर चौकन्ना रहना है और एकदम डॉक्टरी परामर्श में रहना है और डॉक्टर के संपर्क में रहना है और उस तरीके से ट्रीटमेंट लें। तब क्या होगा कि तब ये वर्स्ट सिनेरियो आपके साथ नहीं आएगा और आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी, जिसके चलते लोग काफी परेशान रह रहे हैं।
एक चीज और जिक्र करेंगे सर, यहाँ पे दवाइयाँ तो एक स्टेप है ही हम सभी की लाइफ के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अब हम लोग देख रहे हैं लोग कि जो लोग होम आइसोलेशन में है या फिर डॉक्टर के पास भी है, पॉजिटिव रहना थोड़ा सा यहाँ पे काफी जरूरी हो गया। लोग थोड़ा सा मेंटली अगर प्रिपेयर ना रह रहे हैं तो लग रहा है कि वो जंग हार जाएंगे। तो खुद को पॉजिटिव रखना कितना इम्पोर्टेंट है और कैसे मोटिवेट करे खुद को, उन लोगों को आप क्या कहना चाहिए? देखिए, जो भी खराब आउटकम जो आ रहा है, जैसे लोगों की डेथ जो हो रही है, वो डेथ, इसके साथ साथ एक ये साइकोलॉजिकल फैक्टर भी बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है। साइकोलॉजिकली आप जैसे ही वीक होंगे, उसी के अनुसार, मतलब उसी के प्रोपोर्शन में आपका इम्यून भी उतना ही वीक होगा, अगर आप साइकोलॉजिकली वीक अगर मानते हैं तो साइकोलॉजिकल पॉजिटिवनेस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन द पेशेंट हु आर सफरिंग फ्रॉम द कोविड। उसमें आपको साइकोलॉजिकली एकदम से स्ट्रांग रहना है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, इट्स अ सिंपल फ्लू, बहुत शुरू से ही बताया गया कि, लेकिन इसमें एग्रेसिवनेस है, एग्रेसिव है बहुत जल्दी। तो उसी तरीके से आपको भी एग्रेसिव रहना है, सिर्फ उस पर क्लोज वॉच रखनी है और अपने फिजिशियन के संपर्क में रहना है और उनके सलाह को मानना है, तब आपको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, मोर देन 95-94% ऑफ द केसेस में पेशेंट रिकवर होके चले आ रहे हैं। लेकिन जो साइकोलॉजिकली डर जा रहे हैं, प्रॉब्लम उन्हीं में आ रही है। कोविड एक हवा की तरह हो गया है जिसमें लोगों का डर काफी हावी हो जाता है, और जैसे ही आप डर आपके ऊपर में हावी होता है तो ये फियर फैक्टर जो है वो बहुत ही क्या बोलेंगे उसको, वो बहुत ही डिमेरिट प्रोड्यूस करता है इनसाइड द बॉडी, तो उससे आपको बचना है। एक चीज और है सर, हाँ बिल्कुल, कई सारे लोगों ने कहा कि इसमें योगा काफी इम्पैक्टफुल हो सकता है, उस पर आपकी क्या? जी देखिए, फिजिकल एक्टिविटी तो सही में आप जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो भी कर सकते हैं, कुछ योगा है वो भी कर सकते हैं। तो सारी पैथी, चाहे वो योग हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेद हो, एलोपैथ हो, सारी पैथी एकदम से साथ में लगी हुई है। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और आप एकदम से ठीक होंगे, इसका विश्वास अपने मन में रखिए। हाँ, जब आपको परेशानी हो तो आप उसको इग्नोर ना करें। फीवर जैसे ही रहता है तो आप एकदम उस पर क्लोज वॉच रखिए, अपने फिजिशियन के संपर्क में रहिए, उनके एडवाइस को फॉलो करिए और जो तमाम प्रिवेंटिव मेजरमेंट है उसको आप लीजिए और करिए। आप बिल्कुल एकदम 100% ठीक होंगे। प्रॉब्लम उन्हीं लोगों में आ रहा है जिनमें साइटोकिन स्टॉर्म डेवलप हो रहा है। जब किसी भी वायरस से अगर आप लड़ते हैं, आपके अंदर अगर वायरल संक्रमण होता है तो उसके अगेंस्ट में बॉडी का इम्यून सिस्टम कुछ चीजें प्रोड्यूस करता है। उसमें एक होता है साइटोकिन एंजाइम। दैट साइटोकिन एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट इन्फ्लामेशन और ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। लेकिन ये इतना ना एक स्टॉर्म की तरह, एक चक्रवात की तरह शरीर में हो रहा है, जिसके चलते काफी सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। आप सुने भी होंगे कि खून के थक्के जम जा रहे हैं, ब्रोंकस में देयर इज अ क्लॉटिंग मैकेनिज्म गड़बड़ हो जा रहा है और क्लॉट बन जा रहे हैं। तो ब्रोंकस में क्लॉट बन जा रहे हैं तो उससे सांस लेने में और ज्यादा दिक्कत हो रही है। अगर कोरोनरी आर्टरी में किसी तरीके का ब्लॉकेज या थ्रोम्बस आ गया तो हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो इन सब चीजों से बचना है। तो वो टाइम आने से पहले ही आप अपने आप को एकदम से सचेत रखें और फीवर हो तो उसको इग्नोर ना करें और अपने फिजिशियन के संपर्क में रहें, उनके एडवाइस को मानें, चाहे वो आपके होम्योपैथ फिजिशियन हो या आयुर्वेदिक फिजिशियन हो या एलोपैथ फिजिशियन हो। जिस भी फिजिशियन के संपर्क में आप हैं उनसे फोन से कांटेक्ट में रहें, अपनी चीजों को बताएं और उनके एडवाइस को फॉलो करें। आप 100% ठीक होंगे, इसका विश्वास भी आपको मन में रखना है। एक चीज और है सर, एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है हमारे देश की बात करें या फिर छपरा शहर की बात करें, ऑक्सीजन की कमी। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे और इससे हम लोग कैसे अब खुद को तैयार करें? देखिए, ऑक्सीजन की कमी तो सब जगह है जी, लेकिन हमारा वही कह रहे हैं ना कि पॉजिटिव साइकोलॉजी होनी चाहिए। तो आप लिमिटेड रिसोर्सेज में, जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, उस लिमिटेड रिसोर्सेज में आप अपने आप को किस तरीके से बेहतर रख रहे हैं। आखिर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तक हम घर में वेट कर रहे हैं या फिर उस थेरेपी को इग्नोर कर रहे हैं या फिर जो हमको प्रॉब्लम है उसको इग्नोर कर रहे हैं, तब जाके ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ऑक्सीजन की जरूरत 2 to 3 और हार्डली 4% ऑफ द टोटल कोविड पेशेंट में है, इससे ज्यादा नहीं है।
इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन डर के चलते क्या हो रहा है कि कुछ समाज में इस तरीके का भी है कि हम ऑक्सीजन सिलेंडर एक लेके चले आए, घर में लाके उसको रख लिए, प्रिकॉशनरी और प्रिवेंटिव मेजरमेंट को देखिए, आपको किसी तरीके की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी को जरूरत है, अगर 3-4% वाला पेशेंट अगर जिसको सही में हाइपोक्सिया है और उसको ऑक्सीजनेशन की जरूरत है, तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, तो एक समाज में और सोसाइटी में एक अवेयरनेस की भी जरूरत है कि आप बिल्कुल घबराइए नहीं, घबराने से नहीं होगा। हाँ, आपको फीवर आता है तो उसको आप बिल्कुल इग्नोर ना करें, अपने फिजिशियन के संपर्क में रहेंगे तो आपको ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही बात सर। काफी कुछ सर आपसे जानने को मिला और काफी अच्छी बातचीत रही। आखिरी संदेश आप क्या देना चाहेंगे छपरा वासी को, पूरे शहर वासी? देखिए, आखिरी और संदेश तो मेरा यही होगा कि सबसे पहले कि अगर जो लोग वैक्सीनेशन नहीं कराए हैं, पहले वो वैक्सीनेट हो, फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि वैक्सीन ही एक ऐसा हथियार है जो हम लोगों को लॉन्ग टर्म में लड़ने में मदद करेगा। और अभी तो बातें फेज 3 की भी हो रही हैं, उससे भी काफी लोग सहमे हुए हैं। तो अपने आप को तैयार करिए और अपने आप को पैनिक बिल्कुल नहीं होइए। जहां भी आप बाहर निकल रहे हैं, किसी भी पैनिकनेस की जरूरत नहीं है। अगर आप बुखार हो तो आप एकदम से डॉक्टर के संपर्क में रहिए, आप उससे सलाह लें और उसके एडवाइस को मानें। पैनिक बिल्कुल ना करें, घबराएं बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरीके से ठीक होने वाला रोग है, किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मान के चलें। हाँ, लेकिन आपको इसमें चौकन्ना रहने की जरूरत है क्योंकि ये समय ज्यादा नहीं देगा। आप वेट एंड वॉच वाला जो पहले का जो हम लोग का जो मेंटल थॉट है वो यही है कि बुखार हो गया, पैरासिटामोल खा लिया, फिर इंतजार कर रहे हैं कि नहीं उतरा, 5 दिन हो गया, 7 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, 10 दिन से खा रहे हैं, तब जाके किसी फिजिशियन से मिलते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको बुखार होता है, 1-2 दिन अगर बुखार रहता है तो आप फिजिशियन के संपर्क में और उसके एडवाइस से उसका जो भी प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें। और अभी तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रोटोकॉल है वो तो हर किसी के मोबाइल में है कि क्या दवाइयां आपको लेनी है, वो सारा प्रोटोकॉल बना हुआ और एवरीबॉडी इज नोन ऑफ इट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको वो दवाइयां कब लेनी है, कब से स्टार्ट करनी है, और ये आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा। तो डॉक्टर के संपर्क में रहें, अपनी प्रॉब्लम को बताएं, मास्क हमेशा यूज करें, विदाउट मास्क नहीं जाएं। अभी एक फैशन चला हुआ है वो कपड़े का मास्क जो है, जो डिजाइनर मास्क जिसको वो कहते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। आई एम टोटली डिसएग्री विद दिस। आप वो डिजाइनर मास्क बिल्कुल नहीं पहने। भले 3-4 रुपए वाला वो जो सर्जिकल मास्क होता है, 3 प्लाई मास्क, आप उसको लगाएं, उससे आपको मोर देन 90% प्रोटेक्शन होगा। लेकिन वो कपड़े वाले मास्क से कुछ नहीं होगा। तो आप कपड़े वाला मास्क न लगाएं। एटलीस्ट आप सबसे सस्ता वाला जो 3 प्लाई मास्क है, सर्जिकल मास्क, उसको लगाएं। अदरवाइज N95 मास्क लगाएं। सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें, डिस्टेंस बनाएं। अनावश्यक, क्योंकि लॉकडाउन है तो अनावश्यक बाहर ना निकले। एसेंशियल हो, जरूरत हो तो बिल्कुल बाहर जाएं। प्रशासन भी आपकी मदद करने को तैयार बैठा है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट जेन्युइन है तो वो आपका हेल्प करेंगे, और अगर जेन्युइन रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपके साथ सख्ती से भी पेश आएंगे। तो आप इसको भी, और ये हमारे, आपके और समाज में, सोसाइटी में, छपरा में जितने भी लोग हैं, जितने भी छपरावासी हैं, इन सब का दायित्व बनता है। हम लोग साथ में मिलकर ही इस कोरोना को डिफीट कर सकते हैं। अदरवाइज ये बहुत मुश्किल होगा आने वाले समय में। अगर हम नहीं संभले तो थोड़ी सी हमारी लापरवाही आगे चल के बहुत घातक होगी और ये जल्दी जाएगा नहीं। तो पैंडेमिक में धैर्य, साइकोलॉजिकल पॉजिटिवनेस, ठीक, और कॉन्शियसनेस, बिल्कुल, ये सारी चीजें, मास्क वेयरिंग, सैनिटाइजेशन, डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन का सही तरीके से पालन करना, तो ये सारी चीजें हैं। ये एक पूरा बास्केट है। उन सब चीजों को सबको फॉलो करना होगा, तभी जाके हम इससे निजात पा सकते हैं। काफी अच्छी बातचीत रही सर आपसे, और काफी कुछ आपने अच्छी जानकारियां दी। मुझे लगता है कि जो लोग भी इसे सुनेंगे उनको काफी कुछ नई जानकारियां मिलेंगी। आपने अपना कीमती वक्त रेडियो मयूर के साथ साझा किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।